पेज 68 पे रूल नंबर 33। हाँ, लास्ट अपन ने लेक्चर में वैल्यूएशन रूल्स की बात की थी, जीएसटी को लेके, वैल्यू और सप्लाई को लेके। तो बेसिक पॉइंट वही था कि सेक्शन 15 में वैल्यू और सप्लाई अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू यूज हो सकती है या मॉडिफाई करके यूज हो सकती है, ठीक है। बट अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर एनी रीजन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर ऑप्शन रहेगा कि हम वैल्यूएशन रूल्स पे जाएं। वैल्यूएशन रूल्स में रूल 32 की सीरीज हमने देखी, अलग अलग सब रूल के अंदर अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को टारगेट किया। कहीं बेटिंग गैम्बलिंग की बात कर रहे हैं 31A में, कहीं पे उन्होंने वो एयरलाइन टिकट और एजेंट की बात की, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात की, करेंसी एक्सचेंज की बात कर रहे थे, वैसे टारगेट कर रहे थे। अब वैसे आगे जो सिचुएशन है आज रूल 33 में, दैट इज रिगार्डिंग प्योर एजेंट। अब प्योर एजेंट में एग्जैक्टली क्या है, मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं जा रहा हूँ, आपको पूरी स्टोरी समझा रहा हूँ विद एग्जाम्पल्स, उसमें प्रॉपर्ली लिखा हुआ है तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्योर एजेंट का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी बात कर लेते हैं, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने किसी प्रोफेशनल की बात कर लेते हैं। तो एज अ प्रोफेशनल अगर आप अपने क्लाइंट्स को वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें कैसा रहेगा कि आपने उनका रिटर्न फाइल किया, फॉर्म्स अपलोड किए, ये सारी चीज़ें होंगी, सर्टिफिकेशन किया, तो आप अपनी फीस तो चार्ज करते ही हो क्लाइंट से। लेकिन बहुत बार क्या होता है, आरओसी वालों को भी तो फीस पे करनी होती है। आरओसी में आप जितने भी रिटर्न फाइल करोगे सब में लिखा होता है अटैच और पे द प्रिस्क्राइब फीस, तो फीस तो आपको वहाँ पे करनी है। अब इसमें जो ट्रांजैक्शन है, मोस्टली कॉमन प्रैक्टिस है कि अब कंपनी है, आप मेरे क्लाइंट हो, मैं आपका रिटर्न फाइल कर रहा हूँ और रेगुलर सर्टिफिकेशन रिटर्न फाइलिंग होता रहता है। तो आरओसी में जो फीस पे करनी है, ऐसा हो सकता है ना कि मैं अपनी पॉकेट से एक बार पे कर दूँ, फिर आपको मैं बोलूँ कि जब आप मुझे मेरी फीस पे करोगे तो साथ में वो पैसे भिजवा देना। रेगुलर काम चलता है तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अब किसी फॉर्म की 1000 रुपये फीस पे करनी है तो मैं क्लाइंट को ये नहीं बोलूंगा नहीं पहले आप 1000 रुपये भेजो तो ही मैं फाइल करूंगा, बाद में आपने नहीं दिए तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगेगा ना प्रोफेशन में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रोफेशनली अपने क्लाइंट या अपने कस्टमर के बेस पे थर्ड पार्टी को कुछ पेमेंट कर देते हैं और बाद में उससे रीइंबर्स करवा लेते हैं कि आप बाद में मुझे पैसे भेज देना। अब इस सिचुएशन में ऐसा है कि जो मेरी फाइलिंग फीस है, वो जो भी मैं XYZ अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ, प्लस वो जो रिटर्न का पैसा मैंने आरओसी में भरा वो भी मैंने आपसे रीइंबर्स करवा लिया। तो अब इसमें जो जीएसटी मुझे आपसे चार्ज करना है प्रोफेशनल सर्विसेज में, वो कितने अमाउंट पे चार्ज करूँ, सिर्फ मेरी फीस पे या फीस प्लस आरओसी में जो मैंने पे किया उस पर भी, दोनों पे चार्ज करना चाहिए। क्योंकि जो मैंने आपसे फीस चार्ज की अमाउंट अपने रख लेते, 5000 रुपीज़ मैंने आपसे फीस चार्ज की और आपके बिहाफ पे मैंने आरओसी में जो चार्जेस पे किए वो सपोज 7000 है, तो मैंने आपको बोला टोटल 12000 आप मुझे पे कर देना, 5000 मेरी फीस के और 7000 वो जो मैंने आपके बिहाफ पे आरओसी में भरे। तो जो 7000 मैंने आपके बिहाफ पे भरे वो उसमें मैंने अपना कुछ प्रॉफिट कमाया, कोई कंसिडरेशन है? वो तो जो आरओसी ने मांगा था आपसे मैंने पे कर दिया और आपसे वापस ले लिया, दैट इज ओनली रीइंबर्समेंट। तो उस अमाउंट के ऊपर मैं आपसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा। हाँ, मेरी जो फीस मैंने चार्ज की थी 5000 रुपीज़, जिसका मैंने आपको इनवॉइस दिया होगा, अगर वो सप्लाई और सर्विस में टैक्सेबल है तो उस पर मैं आपसे जीएसटी चार्ज करूंगा। क्लियर हो गया ये चीज़? तो कहीं हम अपने क्लाइंट को अगर कोई सर्विसेज अवेल करवा के दे रहे हैं या उसके बिहाफ पे उसका काम करके बाद में उससे वो रीइंबर्स करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हम सिर्फ प्योर एजेंट है, हमने वो सर्विसेज खुद नहीं दिए, उसके बिहाफ पे हमने पेमेंट्स की। अब इसका एग्जांपल अपने दूसरे सिचुएशन में भी ले सकते हैं जहाँ पे मैं सर्विस की नहीं, मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ। सपोज ऐसा है कि मैं आपको गुड्स सेल कर रहा हूँ। अब गुड्स में कुछ भी हो सकता है, B2B वाली सिचुएशन हो सकती है, बिजनेस टू कंज्यूमर हो सकता है कि आप यूजर हो, कंज्यूमर हो और आप मुझसे कुछ गुड्स परचेज कर रहे हो। अब जब भी गुड्स की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स की बात हमें क्लियर करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का किराया लगता है, गुड्स आपके वहाँ पे आएंगे तो उसको लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस लगेंगे, ये सबकी मजदूरी जो आपने बोलेंगे वो देनी पड़ेगी। तो ये हमेशा क्लियर करना पड़ता है कि वो पैसा कौन देगा, ट्रांसपोर्ट का पैसा कितना देना है, जो मजदूर आएंगे उनको कितने पैसे देने हैं, और ये बिल में इंक्लूडेड है या अलग से। तो इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं। अब क्या वेरिएशन है बता देता हूँ। अब देखो, मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ, फर्स्ट इंस्टेंस अपने ऐसा ले रहे हैं कि गुड्स मैं सेल करता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन वाले केस में ऐसा है कि मैं ट्रांसपोर्टेशन अपने एंड से प्रोवाइड नहीं करता हूँ, थोड़ा रेयर है क्योंकि करना ही पड़ता है कस्टमर सर्विस के लिए, लेकिन सपोज मैं आपको प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो मैंने क्या बोला, भाई गुड्स मेरी फैक्ट्री पे रेडी है, आप अपना ट्रक या टेम्पो या जो भी है आप लेके आ जाओ, गुड्स लोड करवा के ले जाओ, वो मेरा हेडेक नहीं है। आया समझ में? अगर ये चीज़ है तो इस सिचुएशन में मैंने ट्रांसपोर्टेशन की कोई सर्विस दी आपको? नहीं, मैंने सिर्फ गुड्स बेचे। मैंने बोला ट्रांसपोर्टेशन आपको खुद अरेंज करना है, मेरी तरफ से अवेलेबल नहीं है। आपने बोला चलो ठीक है, बोल रहे हो तो हम खुद अरेंज कर लेंगे। अब इसमें फिर कस्टमर भी क्या करता है, बोले देखो बहुत कस्टमर यही करेंगे, बोले हमारे कॉन्टैक्ट में कोई ट्रांसपोर्ट वाला है नहीं, आपके कांटेक्ट में है तो एटलीस्ट कांटेक्ट नंबर तो दे दो, हम बात कर लेंगे। आया समझ में? तो ये इतना तो फिर आपको करना पड़ेगा। अब मैंने कांटेक्ट नंबर आपको दे दिया, तो उसमें ट्रांसपोर्ट वाले के साथ तो आप ही ने डील किया ना, प्राइस आप ही ने फिक्स किया, पैसा आप ही ने दिया, मेरा कोई लेना देना उसमें है नहीं। तो उस अमाउंट में ना मैं अपने इनवॉइस में वो अमाउंट इंक्लूड कर रहा हूँ, ना मैं उसके लिए आपसे कोई जीएसटी चार्ज करूंगा, मैं सिर्फ अपने गुड्स का पैसा और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करूंगा। आया समझ में? अच्छा, इसमें और भी सिचुएशन जो है वो वेरिएबल हो सकती है। दूसरा इंस्टेंस अपने ये ले लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का जो सिचुएशन है गुड्स डिलीवर करने का, मैंने आपको बोला कि देखो ट्रांसपोर्टेशन मैं खुद नहीं करता हूँ,
मेरे कांटेक्ट में ट्रक या टेम्पो वाला है, आप ही ने बोला बोले आपके कांटेक्ट में है तो कोई भेज दो ना, जो पैसे देने हैं हम उसको डायरेक्टली दे देंगे। मैंने बोला चलो आप बोल रहे हो तो मैं अरेंज कर देता हूँ। अभी सिचुएशन में मैं खुद ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ गुड्स बेचता हूँ। आपके कहने पे मैंने किसी थर्ड पार्टी से बात करके ट्रक अरेंज करके आपके यहाँ सामान भेज दिया। मैंने बोला देखो इसको जो भी पैसे देने हैं ना मैं पूछ के बता देता हूँ कितना बोल रहा है वो, आपको ओके है तो मैं भिजवा देता हूँ, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं, आप डायरेक्टली किराया उसी को दे देना, मेरे बिल का पेमेंट मुझे बाद में जो गुड्स का करना है वो अलग बात है, ट्रांसपोर्ट का मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ आपको अरेंज करके दे रहा हूँ, अमाउंट फिक्स करवा के दे रहा हूँ, आप पैसे उसी को दे देना। इस सिचुएशन में भी वो सर्विस जो है वो मैंने प्योर एजेंट की तरह दी, उसमें मेरा कोई कमीशन कोई प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी नहीं है उसके अंदर। क्लियर हुआ? अच्छा कितनी बार ये भी होता है कि जब पेमेंट की बात आती है कस्टमर ने ऐसा बोला कि बोला आप ट्रक वाला अरेंज करा दो, उसका जो बिल होगा ना हम दे देंगे, अभी अकेले आप उसको पे कर दो, आपका पैसा देना ही है ना, साथ में वो पेमेंट भी करवा देंगे। मैंने बोला चलो ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको पे करके गुड्स भेज देता हूँ, आप बाकी वो पैसा मुझे रीइंबर्स कर दें। अब इसमें क्या हुआ, जो इनवॉइस है ना मैंने उसमें एकदम क्लियर रखा है, मेरा गुड्स जो मैंने आपको बेचा सपोज 1 लाख रुपया कंसाइनमेंट है तो उसका बिल अलग है। अच्छा वो ट्रांसपोर्ट वाले ने जो मुझे बिल बना के दिया ना कि भाई इतना पैसा ट्रांसपोर्टेशन का हुआ, 5,000 10,000 हुआ, मैंने वो बिल ही आपको भेज दिया। मैं बोला लो ये बिल जो उसने मुझे दिया मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई कमीशन या हिडन प्रॉफिट नहीं है, बिल टू बिल आपको पेमेंट करना है, तो मैंने आपके बिहाफ पे उसको पैसा दे दिया है, आप ये बिल का पैसा मुझे पहुंचा देना। अब इस सिचुएशन में ये जो एक्सचेंज ऑफ फंड्स हो रहा है, क्या इसमें कोई कंसिडरेशन मैंने चार्ज किया कि भाई उसने 5,000 चार्ज किया मैंने आपसे 6 चार्ज कर लिया, ऐसा हुआ? नहीं। तो ऐसा जब नहीं हुआ तो वो जो मैंने आपको सर्विस दी ना ट्रांसपोर्टेशन वाली, दैट इज एज अ प्योर एजेंट, उसमें मेरा कोई कमीशन कोई कंसिडरेशन फीस चार्जेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने वो अरेंज करा के दिया। आया समझ में? अब लास्ट सिचुएशन क्या पॉसिबल है, लास्ट सिचुएशन ये है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन जो है मेरी तरफ से रहेगा और ट्रांसपोर्ट का इतना चार्ज आपको देना है। अब इसमें ना मैंने ट्रांसपोर्ट वाले को क्या चार्ज पे किया है वो मेरा हेडेक है, आपका नहीं है, आपको मुझे इतना पे करना है, और मैंने अपने इनवॉइस में आपको जोड़ के दे दिया कि गुड्स का 1 लाख रुपए, ट्रांसपोर्टेशन का 6,000 रुपए और इसके ऊपर टोटल जीएसटी। अब ये प्योर एजेंट वाली चीज नहीं है, ये तो मैं ही सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी मैंने ही प्रोवाइड की, गुड्स भी आपको मैंने ही बेचे, तो इसमें जीएसटी आपसे मैं कितने अमाउंट पे चार्ज करूंगा, फुल अमाउंट पे, 1 लाख जो गुड्स का अमाउंट है उस पर भी और 6,000 जो ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट है उस पर भी, अगर रेट डिफरेंट है तो डिफरेंट चार्ज करूंगा, लेकिन जीएसटी दोनों पे चार्ज करूंगा। आया समझ में? अब मैंने वो ट्रांसपोर्ट वाले को मंथली सैलरी पे रखा हुआ है या किलोमीटर बेसिस पे रखा हुआ है, या मैं उसको उसमें से कुछ पैसा देके बाकी अपना मार्जिन रख रहा हूँ, उससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं रखी है, और मैंने आपको बोला भाई इतना चार्ज लगेगा। और इसमें क्या होता है यूजुअली, जैसे ट्रांसपोर्टर के साथ मेरा तो रोज का काम है, तो ऑब्वियसली मुझे सस्ते रेट पे काम करके देगा, तो मैंने आपको 6,000 कोट किया ना, तो एज अ कस्टमर आप भी पहले मार्केट में इंक्वायरी तो करोगे कि अगर हम अपने एंड से मंगाए तो कितना खर्चा लगेगा। आपने अपने एंड से पूछा मार्केट में, आपको 6,500 7,000 इतना सब बोल रहे हैं, तो आपने क्या सोचा कि बोले 1,000 रुपये एक्स्ट्रा बाहर दूं, इससे बेटर है कि ये खुद ही गुड्स भेज रहे हैं, 6,000 चार्ज कर रहे हैं, मुझे सस्ता ही पड़ रहा है ना, अब 6,000 में उनका कितना मार्जिन है उससे मुझे क्या मतलब। आया समझ में? तो इस सिचुएशन में जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ वो टैक्सेबल होगी और फुल अमाउंट पे मैं आपसे जीएसटी चार्ज करूँगा। क्लियर? तो प्योर एजेंट वाले में इतने ही इंस्टेंसेस पॉसिबल है जो सारे इसके अंदर लिखे हैं, अब आप पढ़ोगे तो विद एग्जाम्पल आपको ये कवर हो जाएगा। डन? आ गया समझ में? चल, तो 33 वाला रूल आपका यहाँ पे कंप्लीट, काफ़ी इलस्ट्रेशन है उसके अंदर तो कोई इशू नहीं आएगा। 35 जो है नीचे आपको एक रूल दिख रहा है, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ये आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको फिर से वो एग्जांपल दे देता हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो अपने बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बिग बाजार में डीमार्ट में जो आप परचेस कर रहे हो, रेगुलर आइटम्स एमआरपी पे, एमआरपी का मतलब क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो जीएसटी भी तो उसमें इंक्लूड होगा। तो 100 रुपीज़ का अगर आप टूथपेस्ट खरीद रहे हो और उसमें लिखा है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो उसमें अगर जीएसटी का रेट सपोज 12% है, तो आप कैलकुलेशन करके बता सकते हो कि 100 में से जीएसटी कितना और बाकी का वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना, वो पता चलेगा। वो अपन ने पहले भी गिना, हम देख ही रहते ना, 112 पे मान लो ना, 100 रुपए को 112 पे मान के निकाल लो कि भाई 12 कितना और 100 कितना, तो वो अपने कैलकुलेट कर ही सकते हैं इंक्लूसिव वाला। यही चीज़ यहाँ पे रूल 35 में बोली है। ठीक है, आया समझ में? एग्जाम्पल देख लो, वो इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, सैनिटाइजर का एग्जाम्पल है कि 100 रुपीज़ का सैनिटाइजर का पैक है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस और उसके अंदर 18% जीएसटी इंक्लूडेड है। रिवर्स कैलकुलेशन करके आपको बताना है कि कितना जीएसटी इंक्लूडेड है, तो भाई 100 इंटू 18 डिवाइड बाई 118, आप ये करोगे तो 84 और 15 रुपीज़ जो बाइफर्केशन है आपको पता चल ही जाएगा। 15.75 इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है एंड रिमेनिंग इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, डन। 35 में इतनी स्टोरी और कुछ नहीं। चलो बाकी पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं। स्टार्टिंग में आ जाओ, रूल नंबर 27।
अब ये सारे रूल्स जो है वो एक साथ लिंक्ड है, अलग अलग वेरिएशन आएंगे उसमें, आपको पता चल जाएगा। और एक रूल पढ़ लिया तो बाकी और सिंपल हो जाएंगे। फर्स्ट रूल में बोला है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होनली इन मनी। इसका मतलब ये है कि जो भी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसका कंसिडरेशन जो आप मुझे पे कर रहे हो ना, दैट इज नॉट कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ मनी, बोलते हैं इन कैश और इन काइंड। तो ये कुछ ऐसा है, कुछ पार्ट आप मुझे कैश में पे कर रहे हो मनी के टर्म्स में, और कुछ पार्ट आप मुझे इन काइंड पे कर रहे हो। इन काइंड मतलब हो सकता है कि आप भी मुझे सामने कोई गुड्स दे रहे हो या उसके बदले कोई सर्विसेज प्रोवाइड करके बिल सेटल कर रहे हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस सिचुएशन में जीएसटी लगाने के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाले, वो रूल यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रहा है। और यहाँ पे ना वो ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर स्पेसिफिक है कि पहले आपको ए पॉइंट ही यूज करना है, ए पॉइंट का डेटा नहीं अवेलेबल है तो बी पॉइंट पे जाना है। तो रैंकिंग दे रखी है और उस हिसाब से हम काम करेंगे। देख लेते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें क्या बोल रहे हैं, वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन व्हिच इज नॉट होनली इन मनी, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे फेयर मार्केट वैल्यू बोलते हैं ना, मैंने आपको जो गुड्स बेचे उसका पेमेंट क्या है, मैंने पूरा मनी के टर्म्स में नहीं लिया कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस पे इतने जीएसटी देना है। डिपार्टमेंट को कंफ्यूजन लग रहा है, तो डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब कि अगर ये सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स सिमिलर क्वांटिटी में मार्केट में और कोई किसी को बेचता या किसी से खरीदता और पूरा पैसा मनी के टर्म्स में दिया होता तो कितना पैसा दिया होता, दैट इज द मार्केट प्राइस। तो दैट इज ओपन मार्केट वैल्यू। तो अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू में तो गड़बड़ी है क्योंकि आधा पैसा मनी के टर्म्स में आधा काइंड में, तो डिटरमाइन नहीं हो रहा। तो बेस्ट क्या है, इस ट्रांजैक्शन को छोड़ो, ऐसा सिमिलर ट्रांजैक्शन जो पूरा मनी के टर्म्स में हुआ है वो कितने रुपए में हुआ है पता कर लो, वही वैल्यू यहाँ पे इंपोज करके जीएसटी लगा लेंगे। कॉमन सेंस वाली और सिंपल मेथड है। अब अगर इस प्रोडक्ट के लिए ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, सिमिलर ट्रांजैक्शन नहीं मिल रहा है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, तो उस पर जाते हैं। सेकंड पॉइंट देख लो, इफ द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, बी द सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी and any such further amount in money as is equivalent to the consideration not in money if such amount is known at the time of supply। थोड़ा पजल जैसा है ना, मनी नॉट इन मनी क्या बोल रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो ऐसा है कि आपने मुझे जो पेमेंट दिया मनी के टर्म्स में, समझ लेते कि वो 5 लाख रुपए, बाकी का ना आपने मुझे गुड्स दिया, मतलब मैंने भी आपको गुड्स ही बेचा था, सामने मुझे आपने इन रिटर्न एक पोर्शन 5 लाख रुपए मनी के टर्म्स में दिया और कुछ गुड्स दे दिए। तो जो आपने मुझे गुड्स दिए उसकी कुछ मार्केट वैल्यू होगी या नहीं होगी, पता चल सकती है। उन गुड्स की मार्केट वैल्यू पता चली 1 लाख रुपए, तो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 5 लाख रुपीज कैश एंड 1 लाख रुपीज इक्विवेलेंट फॉर दैट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो टोटल हो गया 6 लाख। तो डिपार्टमेंट बोलेगा 6 लाख पे जीएसटी कलेक्ट करके भर दो, बात खत्म। तो ये भी कॉमन सेंस वाला ही पॉइंट था, उन्होंने कुछ भी ऐसा अजीब सा नहीं बोला है कि यार पता नहीं क्या कैलकुलेट करना है। कॉमन सेंस लगाएंगे तो यही पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो पहले ओपन मार्केट वैल्यू ही यूज करनी है, वो अवेलेबल ना हो तो आपको बी पॉइंट यूज करना है, उल्टा नहीं कर सकते। सी पॉइंट देख लेते हैं। अब बोला कि ओपन मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है और ये 5 लाख और 1 लाख वाला भी हिसाब नहीं बैठ रहा है, तो तीसरा ऑप्शन क्या है। तीसरे ऑप्शन में बोला कि लाइक काइंड और क्वालिटी के गुड्स, आपको कस्टम जिन्होंने पढ़ा आपको ध्यान होगा, वो आइडेंटिफाई वाला आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स वाला एक पॉइंट था। तो उसमें जो डिफरेंस था वही है, आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्ट सेम ब्रांड के सेम गुड्स जो मैंने बेचे आपने भी वही बेचे होंगे। लाइक काइंड एंड क्वालिटी मतलब सिमिलर, कि अगर सेम ब्रांड के गुड्स और किसी ने खरीदे बेचे नहीं है तो फिर उसके जैसा कोई दूसरा ब्रांड हो जिसके गुड्स सिमिलर नेचर के हो, सेम फीचर्स हो, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो फिर उसका भी प्राइस अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जैसे अपने मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे थे, तो मैंने एप्पल का फ़ोन इंपोर्ट किया और आपने भी एप्पल का सेम फ़ोन इंपोर्ट किया, तो डायरेक्ट कंपैरिजन आइडेंटिकल। लेकिन अगर मैंने वीवो का फ़ोन इंपोर्ट किया और किसी और ने नहीं किया है तो ओप्पो का फ़ोन देख लेंगे क्योंकि सिमिलर है फीचर्स और वो सब, प्राइस रेंज भी, तो वो प्राइस भी अडॉप्ट हो सकता है। बट पहले अगर सेम गुड्स अवेलेबल हो तो वो फॉलो करेंगे, नहीं अवेलेबल हो तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी पे जाएंगे। इसलिए वो थर्ड पॉइंट में इसकी बात करते हैं। लास्ट में जो डी ऑप्शन है ना, उसमें उन्होंने बोला है रूल 30 या रूल 31 को अपने को यूज करना चाहिए। देखो ओपन मार्केट वैल्यू वाला पॉइंट फेल हो गया, मनी और गुड्स का इक्विवेलेंट मनी वो पॉइंट भी फेल हो गया, लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स भी नहीं मिल रहे, मतलब कुछ ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि मैंने आपको जो गुड्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट तो होगी ना, मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS जो अपने बोलते हैं वो तो होगी। तो मेरी जितनी कॉस्ट है प्लस 10% प्रॉफिट मार्जिन, उसको मार्कअप बोलते हैं, ठीक है। 10% प्रॉफिट मार्जिन उस पर ऐड कर देंगे, उससे जो प्राइस निकलेगा ना वो जीएसटी के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ये 10% में अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, रूल में लिखा है कि भाई ऐसी सिचुएशन में सेलर का कॉस्ट और प्लस 10% प्रॉफिट मार्जिन मार के जो भी MRP है या सेलिंग प्राइस है वो काउंट कर लो और उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट कर लो, इतना बोला है आपको, ठीक है। ये बात रूल 30 और 31 में लिखी है, जो 10% वाली मैंने आपको बोली, मैंने ब्रैकेट में तो समझा ही दी है और वो बाद में आएगा रूल 30 31, तो वहाँ पे भी रिपीट हो जाएगा। बोलो आगे समझ में क्लियर। अब वो नीचे बॉक्स में उन्होंने वही टर्म समझाया, व्हाट इज ओपन मार्केट वैल्यू,
व्हाट इज सप्लाई ऑफ लाइक काइंड ऑफ गुड्स एंड क्वालिटी, वो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब आप रीड करोगे तो पता चल जाएगा। बोलो रूल 27 समझ में आ गया। अब देखो रूल 28 में कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी, इंटरनल पॉइंट्स में सिमिलरिटी मिलेगी। यहाँ बोला है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रू एन एजेंट। डिस्टिंक्ट पर्सन आपको याद आना चाहिए सेक्शन नंबर 25 जो रजिस्ट्रेशन में हम देख रहे थे कि एक ही पैन नंबर पे डिफरेंट जीएसटी नंबर, तो वो एंटिटीज आपस में क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन या फिर रिलेटेड पर्सन, ये उनकी बात हो रही है। अब डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पार्टीज के बीच में गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं लेकिन बीच में कोई एजेंट नहीं है, मतलब डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है, तो विदाउट एन एजेंट या अदर देन एन एजेंट का ये मतलब है। अब इस सिचुएशन में बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंसिडरेशन चार्ज नहीं होता, ये हम बात कर ही रहे थे कि मैं मेरी ब्रांच है, सूरत ब्रांच और अहमदाबाद ब्रांच अलग अलग है जीएसटी नंबर, तो ऑन पेपर वो डिफरेंट है लेकिन मालिक तो मैं ही हूँ ना, तो अपनी ही एंटिटी से बार बार ट्रांजेक्शन करके पैसे घुमाता रहा हूँ, कोई सेंस नहीं है। तो मैंने गुड्स पास ऑन कर दिए लेकिन कंसिडरेशन नहीं लिया, पर डिपार्टमेंट तो इसको सप्लाई मानता है, सप्लाई मानता है तो जीएसटी लगा सकता है, लगाएगा तो वैल्यूएशन चाहिए, फिर उसके लिए ये रूल अपने यूज करेंगे कि वैल्यूएशन कैसे निकालना। क्लियर, देख लेते हैं क्या पॉइंट्स है। इसमें भी ऑर्डर में चलना पड़ेगा। पहले पॉइंट में क्या बोला, वही ओपन मार्केट वैल्यू सेम एज इट इज जो ऊपर के रूल में था। ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो सीधा लाइक काइंड एंड क्वालिटी पे आ गए। देखो ऊपर जो बी पॉइंट था वो यहाँ पे नहीं लिया, ऑब्वियस है क्योंकि कंसिडरेशन ही नहीं है, तो इन टर्म्स ऑफ मनी है ही नहीं, इन टर्म्स ऑफ काइंड है ही नहीं, तो फिर वो पॉइंट कैसे यूज करेंगे। तो ऊपर ए पॉइंट जो था उसके बाद सीधा सी पॉइंट पे आ गए। और उसके बाद देख लो थर्ड पॉइंट भी वही रूल 30-31 10% वाला, तो ऊपर के 4 पॉइंट्स ही रिपीट हुए, सिर्फ बी पॉइंट गायब हो गया, बाकी के 3 सेम है। अब इतना आप अगर उसको समझ लोगे ना तो लास्ट डे पे पढ़ते टाइम आपका टाइम बचेगा, उतना आपको ध्यान रखना है। चलो ये कंप्लीट है। अच्छा इसमें एक नया पॉइंट आएगा, ये 3 तो चलो सेम है, आपको पता चल गया। नया पॉइंट क्या है वो देख लो। ऑप्शन टू टेक 90% ऑफ द प्राइस चार्ज्ड एज वैल्यू इफ गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रेसिपिएंट। ये एग्जैक्टली 90% क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, उसको फिर नोट कर लेना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सिचुएशन ये है कि 2 रिलेटेड पार्टीज हैं। अब कंपनीज अलग अलग भी हो सकती है या सेम एंटिटी रखते हैं, कंपनी अलग अलग नहीं रख रहा हूँ। एक ए एंटिटी है ब्रांच है और एक बी है। अब ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं, वो हमने देख लिया, सेम एंटिटी है। ए ने बी को गुड्स पास ऑन किए। अब जब गुड्स सप्लाई किए तो हम देख रहे हैं कंसिडरेशन चार्ज हुआ नहीं है क्योंकि एक ही ओनर की दोनों ब्रांचेज हैं। अब प्रॉब्लम वही है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है, तो ओपन मार्केट वैल्यू पे अगर नहीं जाना हो तो एक दूसरा ऑप्शन भी उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ जो स्पेसिफिक इस रूल के हिसाब से चलेगा। ये जो बी एंटिटी है इसने ये जो गुड्स मंगवाए, इसने कंजम्पशन के लिए तो नहीं मंगवाए ना, आगे सेल करने के लिए मंगाए होंगे, ये भी बिजनेस एंटिटी है, तो ये आगे कंज्यूमर को गुड्स किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बेचते तो होंगे, ठीक है, उससे तो पैसे लेते होंगे क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों रिलेटेड नहीं है। अच्छा ये इस कंज्यूमर को किस प्राइस पे गुड्स बेचता है, क्या वो इसके लिए पता करना पॉसिबल है या सीक्रेट रहेगा? पॉसिबल है ना, एक ही ओनर की 2 ब्रांचेज हैं, तो ब्रांचेज एक दूसरे से तो नहीं छुपा रही होंगी कि भाई तू जो गुड्स मुझे फ्री में भेजता है मैं आगे कितने में बेचता हूँ, ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिस ट्रांसफर, क्या ए को पता होगा कि ये गुड्स आगे कितने में बिकने वाले हैं? पॉसिबल है, पहले भी ऐसे गुड्स भेजे होंगे, बिके होंगे, प्राइस तो पता ही होता है ना कंपनी में क्या है। तो ये जो प्राइस है ना यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है, इस प्राइस की बात इस रूल में हो रही है। तो ऐसा बोला कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर अज्यूम करना है, क्योंकि एक्चुअल कंसिडरेशन तो है नहीं, तो क्या अजम्पशन ले सकते हैं, ये जो प्राइस एक्सचेंज हो रहा है ना इसका 90%। समझ आया? अपना डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पार्टी अनरिलेटेड बायर को आगे जिस रेट पे गुड्स बेचता है उसका 90% हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर ये कंसाइनमेंट जो आगे पास ऑन हुआ 1 लाख रुपीज में हुआ, तो ये ट्रांजेक्शन जो हुआ इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना मान लेंगे? 90,000। समझ आ रहा है? तो वो 10% का डिफरेंस आ गया ना कहीं, जो पीछे नहीं मार्कअप वाली बात हो रही थी, तो वो कॉस्ट प्लस 10% कर रहे थे, ये प्राइस में से 10% हटा के उसको 90% कर दिया, तो वो रेशियो कुछ वैसा ही, नॉट एग्जैक्टली मॉनेटरीली सेम, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में आप सोचोगे तो सिमिलर। आया समझ में? तो ये चीज पता करना पॉसिबल है, तो इसलिए इस ट्रांजेक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई अपने ये 90% भी ले सकते हैं। तो ओपन मार्केट वैल्यू वाले पे नहीं जाना हो तो आप सीधा सीधा इस पॉइंट को भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज वो 3 ऑप्शन तो आपने पीछे देख ही लिए, वो तो अपने यूज कर ही लेंगे। अब इसको नोट कर लो एक बार, क्योंकि अगले रूल में भी यही पॉइंट यूज होने वाला है। ठीक है, डन। चलो तो रूल 28 अपना कंप्लीट हो गया। लास्ट पॉइंट में उसमें जो लिखा है वो एक फॉर्मेलिटी है, पूरा वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस टू बी टेकन एज द वैल्यू, तो इम्प्लाइड है। फाइनली जो इनवॉइस बनेगा वो इसके हिसाब से बनेगा और वही वैल्यू अपने आगे आईटीसी और हर चीज के लिए यूज करेंगे, वो इम्प्लाइड। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं रूल 29। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड
थ्रू एन एजेंट। अब देखो इसमें यही वाली सिचुएशन में रख रहा हूँ, सिर्फ मैं इनका रिलेशन चेंज कर रहा हूँ। अभी जो हम देख रहे थे उसमें रिलेशन क्या था कि ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, रिलेटेड पार्टीज हैं सेक्शन 25 के हिसाब से, सेम पैन नंबर पे डिफरेंट जीएसटी नंबर। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि रिलेटेड पार्टीज हैं, लेकिन जो रिलेशन है वो कैसा है कि भाई ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है, तो आ गया ना, थ्रू एन एजेंट। तो इन शॉर्ट प्रिंसिपल एजेंट को जब गुड्स भेज रहा है तभी भी हमने देखा था कि बहुत बार कंसिडरेशन के बिना होता है कि भाई आप एजेंट हो, मैंने आपको गुड्स सप्लाई कर दिए, आप आगे बेचो, पैसा रिकवर होगा तो उसमें अपना कमीशन रख के बाकी पैसे मुझे दे देना, यही बात होती है। तो ये ट्रांजेक्शन भी तो विदाउट कंसिडरेशन ही होता है। और फिर ये एजेंट गुड्स खुद कंज्यूम थोड़ी करता है, वो तो आगे आउटसाइडर को बेचता है ना, तो वहां से तो पैसे रिकवर करता है। तो इसमें भी जो रूल है कि भाई वैल्यूएशन, इस ट्रांजेक्शन की वैल्यूएशन कैसे करें, वो सेम ही है जो अपन ने पिछले रूल में देखा। आप वो देख लो नीचे, वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने बनाया हुआ है, 1 वर्सेस 1 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 1 में क्या लिखा है, आइदर ओपन मार्केट वैल्यू, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, वही 90% वाली कंडीशन। तो स्टार्टिंग में ही आप जो फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो आइदर आप ओपन मार्केट वैल्यू के लिए चले जाओ या फिर आप सीधा ये 90% वाला रूल यूज कर लो। इन दोनों में से अगर कुछ पॉसिबल नहीं है तो फिर उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है, जो इन्होंने यहाँ पे बोला, वो रूल 30 और 31 वाला, कॉस्ट प्लस 10%, ठीक है, वो सेम पॉइंट। और अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो फिर लास्ट में उन्होंने बोला है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट जो इंक्वायरी करके अपने एंड से वैल्यू डिटरमाइन कर पाए वो फाइनल कर देंगे। तो ये तीसरा ऑप्शन बचता है। तो सिमिलर पॉइंट्स हैं जैसे अपन पिछले रूल में भी देख रहे थे, सिचुएशन में थोड़ा सा वेरिएशन है। तो एक पहला रूल अगर आप 27 ठीक से पढ़ते हो ना, बाकी के 2 रूल में सिचुएशन बहुत ईजी हो जाती है। क्लियर? 29 कंप्लीट। 30 और 31 में मैं आपको बता ही चुका हूँ। रूल 30 वही कॉस्ट प्लस 10%, और 31 एक्चुअली रेजिडुअल है, मतलब कोई भी ये रूल फॉलो नहीं हो पा रहा हो, कुछ और रास्ता निकालना हो तो एक ओपन एंडेड ऑप्शन यहाँ पे रूल 31 में रखा है। अब नीचे एक जो फ्लो चार्ट दे रखा है वो भी देख लो। सप्लाई ऑफ गुड्स में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है और सर्विस में डिफरेंट है। वो क्यों ऐसा है मैं उसको जस्टिफाई भी करवा देता हूँ। पहले हमें स्टार्ट करना है रूल 27 से, सीक्वेंस में जाना है, फिर 28 पे जाना है अगर 27 में हम नहीं कवर होते, फिर 29 पे, फिर 30 पे, फिर 31 पे। तो सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। ये सप्लाई ऑफ गुड्स में बोला है, लेकिन आप सप्लाई ऑफ सर्विस देखोगे ना तो वहाँ पे उन्होंने एक आपको बाईपास वाला ऑप्शन दिया है कि 29 से आप डायरेक्ट 31 पे जा सकते हो, 30 के थ्रू जाना जरूरी नहीं है। उसका रीजन पता है क्या है, बात हो रही है सर्विस की, और रूल 30 बोलता है कॉस्ट प्लस 10%। सर्विस में कॉस्टिंग कैसे निकालोगे, एक वो भी तो पॉइंट है ना। सर्विस की कॉस्ट एक्चुअली में उतना एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं हो पाती है जैसे गुड्स में हो सकती है। गुड्स में रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगता है तो गिनना पॉसिबल है, सर्विस में वो चीज़ उतनी एक्यूरेट नहीं। इसलिए बोला कि 30 को स्किप करके अगर आप 31 पे जाके और कोई फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो यू कैन, इसलिए वो बाईपास अलाउ किया। आया समझ में? बस तो ये फ्लो है दोनों चीज़ों, इतना आपको याद रखना। अब जो पॉइंट्स बाकी है ना उसमें एक सेकेंड हैंड गुड्स वाला आपका पॉइंट बचा है, दैट इज एक्चुअली 32 सब रूल 5। पर इसके लिए कुछ और पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। 32 सब रूल 5 में आज नहीं रख रहा हूँ, अपने एक बार देख लूंगा वो नेसेसरी है भी या नहीं, या कितना आपको करवाना है, क्योंकि डिटेल्ड कैलकुलेशन है और आपके एग्जाम में इनका उतना वेटेज नहीं है। तो ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि चलो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना डेप्थ में जाना अभी नीड नहीं है। तो जितना पॉसिबल होगा मैं उतना बता दूंगा, आज नहीं रखते, कि कल कंप्लीट करा दूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो रूल्स आपके यहाँ पे कंप्लीट, आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें, बाकी फिर नया टॉपिक जो है वो कल देखेंगे।